फरवरी 1963। भारत चीन जंग थमे 3 महीने गुजर चुके थे। हार की टीस के साथ देश धीरे धीरे खुद को संभाल रहा था। शहरों में जिंदगी सामान्य होती दिख रही थी, लेकिन लद्दाख की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर जहां हर चीज सफेद चादर में दबी हुई थी, एक सन्नाटा अब भी छिपा बैठा था। एक ऐसा सच जो दुनिया की नजरों से ओझल था। उसी दौरान एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराते चराते रास्ता भटक गया और चुशूल सेक्टर के रेजांग ला की तरफ निकल आया। भारी बर्फबारी के कारण युद्ध के बाद वहां कोई नहीं पहुंचा था। जब वो उस सुनसान पहाड़ी पर पहुंचा तो उसके कदम जैसे जमीन में जम गए। चारों ओर टूटे हुए बंकर पड़े थे, गोलियों के खाली खोल बर्फ पर बिखरे थे, और फिर उसकी नजर जिस दृश्य पर पड़ी उसने उसकी रूह तक हिला दी। सफेद बर्फ के बीच भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर जमे हुए थे। किसी शहीद के हाथ में राइफल अब भी मजबूती से थमी थी, तो किसी की मुट्ठी में ग्रेनेड ऐसे जकड़ा हुआ था मानो मौत के बाद भी दुश्मन को जवाब देने को तैयार हो। डरा सहमा गडरिया तुरंत नीचे भागा और पास की भारतीय सेना की पोस्ट पर यह खबर दी। जब सेना के अधिकारी वहां पहुंचे तो अपने साथियों के शव देखकर स्तब्ध रह गए। ये वही जवान थे जिनकी 3 महीने से कोई सूचना नहीं थी। कुछ लोग मानते थे कि वे चीन के कब्जे में हैं, तो कुछ ने उन्हें कायर कहकर आरोप लगाए थे कि शायद वे लड़ाई छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन रेजांग ला की उस बर्फ ने सच्चाई अपने भीतर संभाल कर रखी थी। जब परतें हटी तो वीरता की ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे देश को झुका दिया। ये थी बैटल ऑफ रेजांग ला, भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में गिनी जाने वाली गाथा। ये वो संघर्ष था जहां एक मोर्चे की रक्षा करते हुए लगभग पूरी टुकड़ी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। महज 120 भारतीय सैनिकों ने हजारों की संख्या में आए चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया। आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ते हुए उन्होंने लगभग 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया और दुश्मन की भारी ताकत को रोक कर रख दिया। भारत और चीन के बीच जम्मू कश्मीर के अक्साई चिन और पूर्वोत्तर के नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को लेकर लंबे समय से तनाव था। ये विवाद 20 अक्टूबर 1962 को भड़क उठा, जब चीन ने अचानक बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। भारत इस हमले के लिए तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप कई मोर्चों पर भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा और कुछ ही दिनों में चीन ने महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा जमा लिया। लद्दाख के पूर्व में स्थित चुशूल क्षेत्र चीन के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ मौजूद एयर स्ट्रिप युद्ध के दौरान सैनिकों और हथियारों की आपूर्ति का प्रमुख साधन थी। इस एयर स्ट्रिप की सुरक्षा के लिए रेजांग ला की पहाड़ी दर्रा निर्णायक भूमिका निभाता था। लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये स्थान यदि चीन के हाथ लग जाता तो पूरे सेक्टर पर उसका दबदबा स्थापित हो सकता था। इस खतरे को भांपते हुए 24 अक्टूबर 1962 को मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को रेजांग ला भेजा गया। इस टुकड़ी के अधिकांश जवान हरियाणा से थे। वे पहली बार इतनी ऊंचाई और भीषण ठंड का सामना कर रहे थे। तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता था। हालात ऐसे थे कि खुली हवा में रखी सब्जियां और फल कुछ ही पलों में पत्थर जैसे सख्त हो जाते थे। सैनिक जब चढ़ाई कर रहे थे तो दांत किटकिटा रहे थे। सांस छोड़ते समय ऐसा लगता था मानो नथनों से निकलती हवा भी जम रही हो। मुश्किलें केवल मौसम तक सीमित नहीं थीं। उन्हें अचानक बारामूला से यहाँ भेजा गया था, लेकिन उनके पास अत्यधिक ठंड से बचाव के पर्याप्त कपड़े नहीं थे। संसाधनों की कमी, कठोर भूभाग और दुश्मन की बढ़ती गतिविधियों के बीच इन जवानों ने बिना शिकायत अपने मोर्चे संभाल लिए। रेजांग ला की उस जमी हुई धरती पर जहां हर ओर बर्फ थी, वहीं भारतीय सैनिकों ने साहस की ऐसी मिसाल कायम की जिसने इतिहास में अमिट स्थान बना लिया। उनके पास विशेष जूते तक नहीं थे। रेजांग ला की स्थिति बेहद पेचीदा थी। भारतीय आर्टिलरी और रेजांग ला की पोस्ट के बीच एक ऊंची पहाड़ी आड़े आती थी। इसी कारण जरूरत पड़ने पर तोपों से सीधा समर्थन मिलना या अतिरिक्त सैनिकों को तुरंत भेज पाना लगभग असंभव था। ऐसे हालात में भी भारतीय जवानों के पास दुश्मन से मुकाबले के लिए पुरानी .303 राइफलें थीं, जिन्हें हर फायर के बाद हाथ से दोबारा भरना पड़ता था। इनके अलावा उनके पास केवल 9 लाइट मशीन गन, 2 3 इंच मोटार, कुछ 2 इंच मोटार और लगभग 500 हैंड ग्रेनेड थे। दूसरी तरफ चीनी सेना आधुनिक 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफलों से लैस थी। उनके पास मीडियम मशीन गन, 120 mm मोटार, 132 mm रॉकेट और रिकॉयल लेस राइफल जैसी अत्याधुनिक हथियार प्रणाली मौजूद थी। हथियारों की इस असमानता के बावजूद भारतीय सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। रेजांग ला पहुंचते ही मेजर शैतान सिंह ने अपने 120 जवानों को 3 हिस्सों में बांट दिया। लगभग 35 सैनिकों की प्लाटून 7 नॉर्थ के अग्रिम ढालान पर नायब सूबेदार सूरजा राम के नेतृत्व में तैनात थी। करीब 40 जवानों की प्लाटून 8 दक्षिणी हिस्से में नायब सूबेदार हरिराम के अधीन मोर्चे पर थी। वहीं लगभग 40 सैनिकों की प्लाटून 9 दक्षिण पश्चिम दिशा में कैप्टन रामचंद्र यादव की कमान में थी।
इन तीनों टुकड़ियों के संचालन के लिए एक केंद्रीय कमांड पोस्ट बनाई गई, जहां स्वयं मेजर शैतान सिंह मौजूद रहते थे। इस पोस्ट से लगभग 150 गज पीछे मोर्टार सेक्शन को तैनात किया गया, जिसकी जिम्मेदारी नायक राम कुमार के पास थी। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के इन वीरों के लिए बर्फ से ढकी इन पहाड़ियों में रहना ही किसी परीक्षा से कम नहीं था। पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं, भोजन सीमित और तापमान हड्डियां जमा देने वाला। हर दिन मानो एक अलग युद्ध हो। इंडो चाइना संघर्ष शुरू हुए कई सप्ताह बीत चुके थे। अन्य मोर्चों पर भयंकर लड़ाई चल रही थी, लेकिन रेजांग ला अब तक सीधे हमले से बचा हुआ था। मेजर शैतान सिंह रोजाना हर प्लाटून तक पहुंचते, जवानों का हौसला बढ़ाते और उन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देते। दूसरे क्षेत्रों से आती खबरें जवान ऑल इंडिया रेडियो पर सुना करते थे। जब कहीं चीन के भारी पड़ने की सूचना मिलती तो 13 कुमाऊं के सैनिकों का खून खौल उठता। वे अपने कमांडर से कहते, साहब, जब मौका मिलेगा तो हम दुश्मन को जवाब देंगे। मेजर शैतान सिंह बस हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखते। 17 नवंबर की रात एक भीषण बर्फीला तूफान आया। तूफान थमने के बाद वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन इसी सन्नाटे में हजारों चीनी सैनिक चुपचाप भारतीय चौकियों की ओर बढ़ रहे थे। अभी सुबह की पहली किरण भी नहीं फूटी थी कि हलचल शुरू हो गई। तीनों प्लाटून के जवानों ने दूरबीन से देखा, कुछ किलोमीटर दूर से 32 सैन्य वाहन, जिनमें सैनिक और आधुनिक हथियार भरे थे, तेजी से रेजांग ला की दिशा में बढ़ रहे थे। भारतीय सैनिक स्थिति समझ पाते उससे पहले ही सुबह 3:30 बजे चीन की ओर से भारी गोलाबारी शुरू हो गई। धमाकों से पहाड़ कांप उठे। मेजर शैतान सिंह को सूचना मिली कि प्लाटून 8 के सामने से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। कुछ ही मिनट बाद नायब सूबेदार हरिलाम ने रेडियो पर बताया कि लगभग 30 चीनी सैनिक तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। स्थिति की गंभीरता समझते हुए मेजर शैतान सिंह ने तुरंत सभी जवानों को अपनी अपनी पोजीशन संभालने और फायर खोलने का आदेश दिया। जैसे ही चीनी सैनिक भारतीय चौकियों के मार्ग दूरी में आए, भारतीय जवानों ने बिना देर किए उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। महज 10 मिनट के भीतर कई चीनी सैनिक ढेर हो गए और बाकी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। एक पल को लगा मानो पहला खतरा टल गया हो, लेकिन वो सन्नाटा असल में आने वाले बड़े हमले की आहट थी। जवान थोड़ी राहत महसूस कर ही रहे थे कि तभी दुश्मन की ओर से सीधा भारतीय चौकी के 3 इंच मोर्टार पर जबरदस्त प्रहार हुआ। एक ही वार में मोर्टार तबाह हो गया और 3 बहादुर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। साथियों की शहादत की खबर ने मेजर शैतान सिंह को भीतर तक झकझोर दिया। अब साफ था कि दुश्मन अत्याधुनिक हथियारों के साथ पूरी तैयारी से आया है। उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को संदेश भेजा, रेजांग ला पर हमला शुरू हो चुका है, तत्काल अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। जवाब आया कि इस समय मदद भेज पाना संभव नहीं है और आगे भी सहायता की उम्मीद कम है। सुझाव दिया गया कि वे पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाएं। ये वो क्षण था जब चाहे तो वे अपने जवानों के साथ सुरक्षित लौट सकते थे, लेकिन मेजर शैतान सिंह के लिए रणभूमि से पीछे हटना विकल्प नहीं था। उन्होंने तय कर लिया कि आखिरी सांस तक मोर्चा संभालेंगे। उन्होंने सभी जवानों को एकत्र किया और स्पष्ट कहा, हम केवल 120 हैं, दुश्मन की संख्या हजारों में हो सकती है। गोला बारूद सीमित है और सहायता नहीं पहुंचेगी। जो चाहे अभी लौट सकता है, लेकिन मैं यहीं रहकर आखिरी दम तक लड़ूंगा। उनके शब्द खत्म होते ही सैनिकों की आवाज गूंजी, साहब, जान चली जाएगी मगर पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। उस क्षण मेजर शैतान सिंह को अपने साथियों पर गर्व हुआ। फिर रणनीति तय हुई। गोलियां और हथगंडे सीमित थे, इसलिए आदेश दिया गया कि फायर तभी किया जाएगा जब निशाना सटीक हो। दुश्मन के गिरते ही उसके हथियार तुरंत कब्जे में लिए जाएंगे ताकि गोला बारूद की कमी पूरी हो सके। उधर चीनी सेना को भ्रम था कि शुरुआती हमले के बाद भारतीय सैनिक पोस्ट छोड़ चुके होंगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने ऐसे योद्धा खड़े हैं जो अपने प्राण दे सकते हैं, लेकिन 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। 18 नवंबर की सुबह लगभग 4 बजे दुश्मन ने दोबारा हमला बोला। इस बार निशाना प्लाटून 7 की पोजीशन थी। सूचना मिलते ही मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया कि जैसे ही दुश्मन फायरिंग रेंज में आए, जोरदार जवाब दिया जाए। करीब 300 गज की दूरी पर पहुंचते ही भारतीय जवानों ने गोलियां बरसा दी। कुछ ही समय में कई चीनी सैनिक जमीन पर गिर चुके थे और बाकी को फिर पीछे हटना पड़ा। प्लाटून 7 में उत्साह की लहर दौड़ गई। खबर भेजी गई, सर, इस बार भी दुश्मन को पीछे ढकेल दिया गया है। लेकिन मेजर शैतान सिंह जानते थे कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी, सतर्क रहो, वे फिर लौटेंगे। कुछ ही देर में उनका अंदेशा सही साबित हुआ। सुबह 4:55 पर फिर हलचल तेज हो गई। नायब सूबेदार सूरजा राम ने सूचना दी कि लगभग 400 चीनी सैनिक तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं प्लाटून 8 से खबर आई कि करीब 800 चीनी सैनिक पहाड़ी की चोटी से उनकी ओर आ रहे हैं। ये उस दिन का तीसरा और सबसे बड़ा सीधा हमला था। भारतीय जवानों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। इस बार मेजर शैतान सिंह ने केवल राइफलों से नहीं, बल्कि लाइट मशीन गन, मोर्टार और ग्रेनेड से भी जवाब देने का आदेश दिया।
घटते गोला बारूद को देखते हुए सख्त निर्देश था, एक भी गोली व्यर्थ नहीं जाएगी। फायर तभी होगा जब दुश्मन निशाने की दूरी में हो। भारतीय सैनिकों ने अद्भुत साहस और सटीकता के साथ मुकाबला किया। कुछ ही मिनटों में कई चीनी सैनिक फिर से धराशायी हो गए।